सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन आज हमारा सेकंड वीडियो है, यानी जीव जगत चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम प्रीवियस 30 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके नीट 21 के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसके अलावा यार एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ की थी, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि जो अभी प्रीवियस लास्ट 6 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर करवाए थे, तो इसमें मैंने 2000 लगभग 6 से 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी आगे के उस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो लगभग हमारा ये जो पूरा का पूरा जीव जगत का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2 वीडियो ये हो गई, 2 वीडियो में भी वो है, तो 4 वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका क्वेश्चन है कि बिना जाति वर्तीय के वर्गी की बिना मांस के हड्डी के समान है, ये किसने कहा था? तो एक लाइन बोली गई थी कि बिना जाति वर्तीय की जो वर्गी की है वो बिना मांस की हड्डी के समान है। ये कही किसने थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके नंबर 1 है ऑसवाल्ड टिप्पो, बी है जॉन हचिंसन, सी है तख्ताजन और डी है बेंथम तथा हुकर। 1994 में पूछा गया था। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तख्ताजन। तख्ताजन ने बोला था कि बिना जाति वर्तीय के जो वर्गी की है वो इस प्रकार है जैसे कि बिना मांस के हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपैट्रिक जनसंख्या जो बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? किल्नस, डिम्स, क्लोन या फिर सिबलिंग जाति? तो क्या कहेंगे? तो सिबलिंग जाति ही कहेंगे। सिबलिंग जाति होती क्या है? तो सिबलिंग जातियां जो होती है वो ऐसी जातियां होती है जो समान प्रकार के जनक से जन्म तो लेती हैं लेकिन आपस में प्रजनन नहीं कर पाती, तो उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग जाति कहते हैं। बोला गया ना कि उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न। 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथेनोजेनिक आर्की जीवाणु आते हैं। अब कौन से हैं ये आपको बताना है। फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। अब कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं ना कि इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, पहले 1998 में पूछा गया, उसके बाद 5 साल बाद 2003 में पूछा गया, तो कुछ भी पॉसिबल है यार। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। ठीक है, ये जितने भी नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मिथोजेनिक आर्की जीवाणु है वो मोनेरा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिबलिंग का ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक या फिर नियोपैट्रिक? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, एलोपैट्रिक। ठीक है, क्या होगा? एलोपैट्रिक। अब देखिए, 2 या फिर 2 से अधिक जातियां जो आपस में प्रजनन नहीं करती लेकिन बाह्य संरचना में काफ़ी समान होती है, यानी कि बाहर से देखने में काफ़ी समान होती हैं लेकिन आपस में वो प्रजनन नहीं करती, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सिबलिंग जाति। लेकिन वे जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए और आपस में प्रजनन नहीं करती हैं, यानी कि होती भी अलग अलग है और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में भी रहती हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकती, तो उन्हें हम बोलेंगे सिम्पैट्रिक। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वो जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें बोलेंगे एलोपैट्रिक। अब नियोपैट्रिक रह गया, वो आने वाले क्वेश्चंस में आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? बताइए
कि यदि पृथ्वी के वातावरण में CO2 नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? क्या वर्तमान तापमान से ज़्यादा होता, कम होता, इक्वल रहता, या फिर जितने भी वर्तमान में उपस्थित O2 की मात्रा है उस पर निर्भर करता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जो प्रेजेंट आपका टेम्परेचर है उससे कम होता। CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूर्य विकिरण को रोककर पृथ्वी के वातावरण को गर्म करती है। तो अगर CO2 नहीं होती तो पृथ्वी का वातावरण और अधिक गर्म होता। ठीक है, अच्छा, मतलब पृथ्वी के वातावरण को रोककर गर्म करती है। अगर CO2 नहीं होती तो वो नहीं रोकती, तो यहाँ पर क्या हो जाता? कम हो जाता। चलिए अगला प्रश्न, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी जीवित जीव है उनके वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? ये तो यार चैप्टर इतना इजी है कि इनके क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चंस है वो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं। तो क्या इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था जितनी भी अज्ञात जीव हैं उनकी पहचान करना। ठीक है, जितने भी अज्ञात जीव हैं उनकी पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह क्या है? कृत्रिम निकाय, सिंथेटिक, प्राकृतिक निकाय या फिर जातिवर्तीय? तो वे क्या है? वे एक प्राकृतिक निकाय है। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी है? अच्छा, कल मैंने एक सेशन में आपको इस पुस्तक के बारे में बताया था कि इस पुस्तक में कोई राइटर है जिन्होंने अपने एक उन्हें एक वर्गीकरण दिया था, उसको रिप्रेजेंट किया था इस पुस्तक में जेनेरा प्लांटेरम ने। तो वो कौन से थे? तो वो थे बेंथम और हुकर। हचिंसन, ओ सॉरी, नहीं यार, इसका आंसर गलत दिया गया है। ये हचिंसन नहीं, ये बेंथम तथा हुकर होगा। इसको मैं सही कर दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। जो जेनेरा प्लांटेरम नामक की पुस्तक है वो बेंथम अटा हुकर ने लिखी है। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर कर लीजिएगा यार, डी इसका राइट होगा, ना कि बी होगा। चलिए सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जितने भी जीवित तंत्र हैं उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? नीट के एग्जामिनेशंस को क्रैक करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लेना। इसी प्रकार से जितने भी जीवित तंत्र हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो कौन सा है? आपका इम्पोर्टेंट लक्षण दिख रहा है? कोई और है तो बता दो, कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुवांशिक सूचना को प्रतिलिपिकरण करना, ताकि सूचना जो है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सके, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अपेक्षिक जैविक प्रभाविता यानी कि RBE से अभिप्राय उन क्षतियों से है जो होता है। अब ये क्षतियाँ किसके कारण होती है? कम तापमान के द्वारा, उच्च तापमान के द्वारा, एन्सेफेलाइटिस के द्वारा या फिर विकिरण के द्वारा? ये आपको बताना है। तो ये होती है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? जो फोटोलिथोट्रॉप्स है उनके लिए राइट क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा कि ये जितने भी हैं वो विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो फोटोलिथोट्रॉप है वो अपने स्वयं को, यानी कि अपने आप को कार्बनिक पोषक तथा अकार्बनिक जो कच्चे पदार्थ हैं O2 और H2 से विकिरण ऊर्जा की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, चलिए
पृथ्वी पर प्रथम जीव थे? बताइए भाई। साइनोबैक्टीरिया थे, रसायन परपोषी थे, स्वयं पोषी थे या फिर प्रकाश स्वपोषी थे? कौन से थे? तो कौन से थे? तो सबसे जो प्राचीन यानी कि जिसे आदिकाल हम बोलेंगे वो कोशिकीय रसायन विषम थे, यानी कि रसायन परपोषी थे। विषम पोषी थे, विषम पोषी परपोषी एक ही बात है। फिर वे रसायन समपोषी हो गए, उसके बाद फिर प्रकाश स्वपोषी हो गए। ठीक है, पहले क्या थे? रसायन परपोषी थे, उसके बाद स्वपोषी हो गए और फिर प्रकाश स्वपोषी हो गए। क्रम याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, 1 2 और 3 पूछा जाता है मैच दी कॉलम्स में। चलिए, वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? जाति, प्रभाग, वर्ग या फिर कुल? तो मैंने कल बताया था आपको, जब अपने वो इसको सीक्वेंस में लगाया था, तो जाति सबसे कम सामान्य थी। ठीक है, चलिए, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? केंद्रक की संरचना, पोषण की प्रकृति, कोशिका भित्ति की संरचना या फिर अलैंगिक प्रजनन? ये सारा का सारा जितना भी 5 जगत वाला वर्गीकरण है वो क्राइटेरिया पर संबंधित है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहला आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, पोषण की प्रकृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? 2002 में पूछा गया था। नंबर 1, एक ही निकेत में रहते हैं। नंबर बी, एक आवास में रहते हैं। नंबर सी, आपसी सहप्रवास। या फिर नंबर डी, विभिन्न आवासों में रहते हैं। देखिए, एक जाति के जीव जो होते हैं वो आपस में प्रजनन तो कर सकते हैं, लेकिन दो जीव एक ही पारिस्थितिकी यानी कि एक ही निश में नहीं रह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आपसी सहप्रभाव। ठीक है, चलिए, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी, मृतभोजी या फिर मल विषम भोजी? सिंपल है यार, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों से ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभी बताया ना, रसायन स्वपोषी। चलिए, फिनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? 2003 और 2004 कंटिन्यू पूछा गया था। ए है लैंगिक लक्षणों पर, बी है जीवित जीवों के पूर्वजों की लाइनेज पर, सी है जीवित जीवों के बाह्य लक्षणों पर, या फिर डी है डीएनए के लक्षणों पर आधारित डोंडोग्राम पर। तो क्या होगा? यह होगा लैंगिक लक्षणों पर। जो फिनेटिक वर्गीकरण है वो लैंगिक लक्षणों पर आधारित है। चलिए, जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। थोड़ा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन में लेंथी क्वेश्चन है, इजीली कर कीजिएगा। देन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या बोला गया है कि जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना है। क्लियर है गाइस? चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि जाति को कहा जा सकता है। अभी इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ गए। चलिए, क्या कहा जा सकता है? देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। पूछा गया, बताया था मैंने, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, टॉपिक वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज की जाती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को इजीली नहीं समझ पाएंगे।
जब हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ईजिली समझ भी पाएंगे और उस लैंग्वेज को क्रैक भी कर पाएंगे। अगर एग्जामिनर के माइंड को आप क्रैक करना सीख गए ना तो एग्जाम्स आपके लिए हलवा रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फ्रन, उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइट, क्रिप्टोगेम्स, ब्रायोफाइटा या फिर स्पोरोफाइटा? देखिए जितने भी शैवाल तथा फंजाई होते हैं उनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर, जो इम्ब्रोफाइटा जिसके जो युग्मकोद्भिद होते हैं तथा जो आंशिक परजीवी होते हैं वो बीजाणुद्भिद होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पोरोफाइटा। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा स्पोरोफाइटा। अब देखिए 2003 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। ठीक है, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले वीडियोस कर चुका हूं, उन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। एक ही वीडियो होगी यार शायद। इसके टोटल क्वेश्चंस बताऊं प्रीवियस ईयर के, तो इसके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 52 क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस लेता हूँ। एक ही वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियोस भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कल हम करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत हमारा हो चुका है टॉपिक, कल हम करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो रेडी रहिएगा, कल सुबह आपको सेम टाइम पर ये वीडियो जो है वो मिल जाएगी। बाकी आपका आज का स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।